हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मेजर 2 का पेपर का एनालिसिस, जो पिछले 5, 6 और 7 और 8 मॉडल टेस्ट का कॉमन पेपर है। ये पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं आज से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? उनका अवस्थिति का सही क्रम पूछा है। देखो, उत्तरी उत्तर में कौन सा है आपका? नाली। नाली कौन सा मैदान में बढ़ती है? आपकी गगन मैदान में, हनुमानगढ़, गंगानगर में। फिर देखो आपका दरियन। दरियन आपके मध्य राजस्थान में पाए जाते हैं, बालू का स्तूप। फिर देखो ऊपरमाल का मैदान, भीलवाड़ा, बूंदी, इधर वाला मैदान आ गया ऊपरमाल का मैदान। और फिर आएगा आपका भोमट। भोमट कहाँ पाए जाते हैं? आपके उदयपुर में, सबसे दक्षिण में ये आ जाएगा। तो देखो पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वर्लित वर्तमान श्रेणी है, यस। और अरावली जो विश्व की प्राचीनतम वर्लित या रेजिडुअल रेजिडुअल और श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग नहीं है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो ये गलत कथन नहीं पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तारित भाग है, ये भी आपका सत्य कथन है। पश्चिमी बालू का स्तूप, बालू का मैदान तटीय सागर का अवशेष है, ठीक है। ये भी तटीय सागर का अवशेष है अपना पश्चिमी रेतीला प्रदेश। कितना प्रतिशत है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश अपना 61.11% भाग पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। जो काली सिंध है अपनी, उसकी सहायक नदी नहीं है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के देवास से, देवास से निकलती है। फिर राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करते हुए ये चंबल में मिल जाती है। देखो देखो, दाऊ आहू काली सिंध की नदी है, सहायक नदी है। परवन भी काली सिंध की सहायक नदी है। नीवाज भी काली सिंध की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? आपकी चंबल की। तो आपको सहायक नदी नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं उनसे संबंधित अपवा क्षेत्र में निम्न में से कौन सा असम्मिलित युग्म है? हमें अपवा क्षेत्र दे रखा है और उनमें से असम्मिलित युग्म पूछा है हमें। देखो नदी दे रखी है हमें और अपवा क्षेत्र दे रखा है। देखो सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है। तो कहाँ पे बहती है? आपके बाड़मेर, पाली में बहती है, तो उसका अपवा क्षेत्र तो सही है। रूपारेल नदी अलवर की उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। अलवर भरतपुर में बहते हुए भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है, तो ये भी इसका अपवा क्षेत्र अलवर भरतपुर है। बेड़च नदी है। बेड़च नदी आपकी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, आयड के नाम से निकलती है, उदय सागर झील में गिरती है और सागर में झील में गिरने के बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। वो आपके उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद आपके बिगोद नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? आपके बनास में मिल जाती है, तो ये भी सही है इसका अपवा क्षेत्र। गंभीर नदी है, उसको चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं बहती। गंभीर कहाँ से निकलती है? गंभीर निकलती है आपकी करौली, करौली जिले से, और इसका अपवा क्षेत्र आपका करौली सवाईमाधोपुर वाला क्षेत्र। तो आपका असम्मिलित पूछा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म वापिस असम्मिलित युग्म में पूछा हमें पहचाना है। तो देखो, होजरी पार्क चौपाड़ी की भिलवाड़ी के अंदर है, भिवाड़ी अलवर के अंदर। होजरी पार्क है चौपा की भिवाड़ी अलवर में है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उकोस जयपुर में, ये भी सही है आपका। ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है वो जम्मू रामगढ़ जयपुर में नहीं है। कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर के अंदर, सीतापुरा जयपुर के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? असम्मिलित ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। दिवेर की पहाड़ियों से उद्भित होने वाली नदी कौन सी है? अभी बताया था मैंने जब बनास से माइनर 7 में। दिवेर की से कौन सी पहाड़ी से निकलने वाली उद्भित नदी कौन सी? आपकी कोटारी नदी। खारी कहाँ से निकलती है? आपकी बिजराल की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ियों से, ठीक है। बनास कहाँ से निकलती है? आपकी खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से, खमनौर की पहाड़ियों से। पश्चिमी बनास है वो अपनी सनवाड़ा सिरोही से निकलती है, नव सनवाड़ा सिरोही से। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध है आपका? मेजा बांध, जो भीलवाड़ा शहर को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है भीलवाड़ा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। देखो, वेस्टर्डेज स्पिनिंग मिल बीकानेर में स्थापित है। दी गंगानगर शुगर मिल में 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र लगाया गया था। तीसरा है आपका बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना राज्य का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट कारखाना है। ठीक है, तो ये कूट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कूट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 7 के अंदर। जो वेस्टर्न स्पिनिंग मिल है वो आपकी बीकानेर में नहीं है, तो कहाँ है आपकी, तो वेस्टर्न स्पिनिंग मिल आपकी लाडनू के अंदर, लाडनू नागौर, लेकिन आप डी कुचामन के अंदर आने लगा ये। ठीक है, तो 2 और 3 सही है आपका, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, 2 3, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राजस्थान में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। हमें गेहूं उत्पादन का अग्रणी जिलों का उपयुक्त समुच्चय चुनना है, तो देखो वो कौन सा है आपका, अलवर व जयपुर है, हनुमानगढ़ बीकानेर है, या गंगानगर हनुमानगढ़, या कोटा झालावाड़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 में आपका गंगानगर हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से हमें बेमेल युग्म को पहचान करनी है। बेमेल युग्म कौन सा है, तो बाजरा की देखो प्रमुख किस्म देखो, RCB 911, पायनियर राज 171, ये बाजरा की किस्म होती है। चावल माई कंचन माई धवल, ये चावल की किस्म नहीं होती है, किसकी होती है आपकी, मक्का की, मक्का किस्म होता है। तो बे में पूछा तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गेहूं की कोहिनूर कल्याण सोना होता है, मक्का की नवजोत किरण मेगा, और ये भी होती है माई कंचन माई धवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में अंतःस्थलीय जलोत्कर्षण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड सेकंड ए, तो कौन सा हो जाएगा 10 में आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सेकंड ए। कौन सा है, बाड़मेर वाला इलाका। ठीक है, थर्ड ए में कौन सा आता है आपका, जयपुर के आसपास का इलाका। सेकंड बी में क्या आता है आपका, शेकाटी वाला एरिया, और फर्स्ट बी में क्या आता है आपका, गंगानगर वाला एरिया। तो 10 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ये वन 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में विस्तृत है, तो ये आपका सत्य कथन है। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं, ये भी आपके सत्य कथन है। ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र से नहीं, आबू के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, तो देखो ये आपका गलत हो जाएगा, पतझड़ी वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही नहीं पाए जाते हैं। तो देखो सत्य कथन चुनना है आपको, 1 और 2 सत्य है, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम भाग पर वन क्षेत्र रखता है, तो वह जिला कौन सा है जो केवल अपने 2% से भी कम भूभाग पर वन क्षेत्र रखता है। चूरू है, नागौर है, या जोधपुर है, उपरोक्त सभी। तो 12 में क्या आ जाएगा आपके, उपरोक्त सभी, सभी में 2% भूभाग से कम वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है हमें। वनों के प्रकार दे रखे और संबंधित जिला देखा है। देखो 13 में क्या आ जाएगा, शुष्क सागवान वन आपके डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं, तो आपका यह सत्य कथन है, असुमेलित नहीं है। बांस के वन सिरोही में पाए जाते हैं, प्लास के वन उदयपुर में पाए जाते हैं, धोकड़ा वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जो ये धोकड़ा वन है ये आपके पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में, दक्षिणी राजस्थान भाग में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में, जैसे उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बारा, बांसवाड़ा दक्षिण जिलों में पाए जाते हैं। धोकड़ा वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट कौन सा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र
अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आपको अर्धशुष्क तथा स्टेपी जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, या प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, या आता है आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू। तो 14 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका शुष्क स्टेपी जलवायु में कौन सी आती है? आपकी जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू कौन सी होती है? BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अशुष्क या स्टेपी जलवायु पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के सभी जलवायु क्षेत्रों में अक्सर W समान है। यहाँ अक्सर W से तात्पर्य क्या है? शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु आर्द्र, या ग्रीष्म ऋतु शुष्क, या ग्रीष्म ऋतु आर्द्र। तो 15 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शीत ऋतु शुष्क। सभी में एक समान है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन सी? BWSW, BSSW, CAW और AW आपकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, अलवरी, मारवाड़ी, कच्छी आदि नस्लें हैं। ऊँट की, अश्व की, बकरे की या भेड़ की। तो कौन किसकी नस्लें हैं आपकी? तो 16 में आ जाएगा ये ऊँट की नस्लें हैं। अलवरी भी ऊँट होता है, मारवाड़ी भी ऊँट होता है, और कच्छी भी क्या होता है? ऊँट होता है। तो 16 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, राज्य सरकार द्वारा देशी गौवंश की नस्ल सुधार हेतु देशी नस्ल का जरम प्लाज्मा स्टेशन स्थापित किया गया है। जो जरम प्लाज्मा स्टेशन है वो स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है ये? नारवा खींचान जोधपुर में किया गया है, या नौर हनुमानगढ़ में किया गया है, या कुमेर भरतपुर में किया गया है, या अलवर में किया गया है। तो 17 में आपका आंसर हो जाएगा नारवा खींचान जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा जरम प्लाज्मा स्टेशन, इसकी स्थापना की गई है आपकी खींचान जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF द्वारा राज्य में डेयरी विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सहायता प्राप्त की जा रही है? पहले तो बताओ RCDF की स्थापना कब हुई थी? RCDF की स्थापना हुई थी 1977 में। बार बार रिपीट होता है। तो देखो कौन कौन सी सहायता दी जा रही है, इनमें से 18 में आपको बताना है। तो सहकारी दूध समितियों का गठन RCDF द्वारा किया जा रहा है, सहायता दी जा रही है। पशुओं की नस्ल सुधार भी सहायता दी जा रही है। पशुपालन को ऋण सुविधा उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। तो ये तीनों सुविधाएं कौन सी देती है? आपकी राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? 4 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब गलत युग्म को हमें छांटना है। तो देखो क्या है पहला ऑप्शन, मनसा पूर्णा करनी माता मंदिर का रोप वे उदयपुर है। तो ये आपका सही कथन है। बालाजी रोप वे सामोद जयपुर में है, ये भी आपका सही है। सावित्री माता मंदिर रोप वे सिरोही में है। तो सावित्री माता रोप वे आपका अजमेर के अंदर है। क्या है आपका? अजमेर में, सिरोही में नहीं है। तो असुमलित तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सुधा माता मंदिर जालोर में है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? पहले तो ये बताओ, मैंने बताया था जो ट्रांस हिमालय है तो वो मान हिमालय से अलग किस वंश द्वारा होता है? ICTZ द्वारा। ठीक है। कौन कौन सी श्रेणी आपकी ट्रांस हिमालय के अंदर नहीं आती है? देखो जास्कर है, लद्दाख भी है। देखो 20 में देखो जास्कर भी है, लद्दाख भी है और काराकोरम भी है। तो 3 तो छोड़ दो, ये तो आती है आपकी ट्रांस हिमालय में। तो देखो 20 में तो बच्चे की देखिए ट्रांस हिमालय में नहीं आती, दुलाधर, पीर पंजाल और डाफला। तो देखो कौन सी है? 1, 4, 6। 1, 4, 6 कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ऊपर से जाते हैं तो पहली कौन सी आती है? काराकोरम, फिर आती है जास्कर और फिर नीचे आती है लद्दाख। जब ये अपना भारत का नक्शा होता है ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करो। फिर से हमने असम्मिलित युग्म छांटना है। हमें दरा दे रखा है और स्थान दे रखा है। ठीक है। थालघाट दरा तो 21 में देखो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा।
कोच्चि से कोयम्बटूर थोड़ी एक थाल का घटना। तो थालकाट दर्रा किसको जोड़ता है, आप बताइए कमेंट में इसका आंसर देना आप। बनियाल दर्रा तो देखो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बरालाचा दर्रा लाहौल स्पीति घाटी को लेह से जोड़ता है। जुजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारत स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के संबंध में निम्न में से कथनों पर हमें विचार करना है। दो उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति 33 सागर के स्थान पर हिमालय का निर्माण से पूर्व हुई। 33 सागर के स्थान पर हिमालय के निर्माण से पूर्व नहीं हुई थी विशाल के मैदान की उत्पत्ति। प्रायद्वीपीय पठार अंगारा लैंड का हिस्सा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, न कि अंगारा लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रायद्वीपीय पठार का क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का जमान हुआ। ये क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा का क्या हुआ, जमान हुआ। यह आपका सही कथन है। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों की बाढ़ से हुआ। पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण नदियों की बाढ़ से नहीं हुआ आपका। तो केवल एक 3 ही सही है। तो सत्य पूछा तो केवल 3 सही है। तो आंसर हो जाए केवल 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करो। अब की बार असत्य दे रखा है और सत्य की पहचान करनी है हमें। तो देखो 23 में, उत्तरी भारत में शीत ऋतु औसत तापमान 21 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। नहीं, यह आपका सत्य कथन नहीं है। जो आपका औसत तापमान है वो कितना रहता है आपका, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 देखो, यह तो सत्य कथन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है। तो परिवर्तनशीलता तो बढ़ती है, तो ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो हमें सत्य पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। अब ये भी देख लो, अरब सागर की शाखा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा की तुलना में हमें हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। तो बंगाल खाड़ी की वाली से ज़्यादा होती है, नहीं कि अरब सागर वाली से। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान पुदुचेरी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान पुदुचेरी नहीं है, वो है आपका मेघालय का मार्शिंगराम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से केवल एक ही स्थान पर वर्षा होती है, आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। इसको तो रट ही लेना। कौन से आएगा ऑप्शन, कोरोमंडल तट का है आपका, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ की जलवायु कैसी है आपकी, इस प्रकार की जलवायु है कि बार बार पूछा जाता है तमिलनाडु की TM। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, उत्तरी पश्चिम भारत में शीत ऋतु में आने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। वो आपकी होती है भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर कौन से ऑप्शन दे रखा है, 3 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर देखो 26, निम्न में से कौन सी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है। ये देखो कभी कभी ऐसा नदी तंत्र की नहीं है भी होता है, नदी है ये। तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है आपकी, भीमा, अमरावती, महानंदा या पैनगंगा। तो 26 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 महानंदा। ये कहाँ से निकलती है आपकी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से। गंगा की सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी कौन सी है, गंगा की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी। अमरावती, पैनगंगा, भीमा ये दक्षिण नदियों की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है। अब हमें बतानी है प्रायद्वीप की जो नदियाँ उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, क्वेश्चन पूछा है हमें। तो देखो 27 में क्या हो जाएगा, अवसाद की मात्रा हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, उनमें अवसाद की मात्रा हिमालय की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो हमें विशेषता पूछी तो कम या अधिक होता है, कम है। तो विशेषता नहीं है, तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। नदी मार्ग में अत्यधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। हाँ, दक्षिण जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वहाँ पर जलप्रपात अधिक पाए जाते हैं। नौगमन हेतु उपयुक्त नहीं है। जो नाव है वो नहीं चल सकती यदि जलप्रपात पाया जाता है। तो यदि मान लो ऐसी नदी जा रही है और ऐसे जलप्रपात आ गया, ऐसे नाव जा रही है, तो नाव वाले कहाँ जाएंगे, सीधे ही नदी स्नान हो जाएगा उनका।
हिमालयी नदियों की तुलना में लंबाई कम है। हाँ, हिमालयी नदियों की तुलना में क्या है, लंबाई उनकी कम है, तो ये भी उनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखो 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाकू सम्मेलन COP 29 2024 में कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं बाकू सम्मेलन में। तो वो कहाँ है, स्कॉटलैंड में है, अजरबैजान में है, UAE में या मिस्र में है। तो देखो 28 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजरबैजान में। अजरबैजान में पहले भी हो चुका है, कब हुआ था, आंसर कमेंट में बताना, क्योंकि पिछले टेस्ट में मैंने इसको बता दिया था, एनालिसिस किया तब। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और NH4 होता है मीथेन, दो ना NH4। तो कौन सा होगा सर्वाधिक उत्तरदायी, कौन सा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हरित गृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्तरदायी है। 30 क्या हो जाएगा आपका, भारत में संस्थापित विद्युत उत्पादन में क्रमशः गैर जीवाश्म ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन का अंश है। तो गैर जीवाश्म ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन का अंश कितना है आपका, तो जो गैर का तो आपका 45.5% और जीवाश्म ईंधन का है आपका 54.5%। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 45.5% व 54.5%। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। ये पूछा हमें, जल विद्युत परियोजना और राज्य दे रखा है। तो देखो सुबनगिरी अपने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उमेन अपना असम में है। कोयना जल विद्युत है, वो केरल में नहीं है। 31 में क्या हो जाएगा, असम्मिलित ऑप्शन नंबर 3। नाथपा जाखरी अपने हिमाचल प्रदेश में है। जो आपकी कोयना जल विद्युत परियोजना है वो कौन से राज्य में, आपकी महाराष्ट्र में। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसका। असम्मिलित हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पेज पे है। नीलगिरी, अनायमलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को किस उपनाम से जाना जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है भाई, वेलांचली, स्लाइडर, सोला, सेवान। तो कौन सा नाम से जाना जाता है, तो 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोलास के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, भारत में मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्न व्यक्तियों पर विचार करना है हमें। 33वें में व्यक्तियों पर विचार करना है। ये वन भारत में 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वन का लगभग 12% रखते हैं। तो 12% नहीं रखते हैं, ये आपका गलत कथन है। इन वनों का लवणोद्भिद भी खा जाता है। जो मैंग्रोव वन है उनको क्या खा जाता है, लवणोद्भिद भी खा जाता है, ये आपका सत्य कथन है। इन वनों में फोनिक्स, नारियल, कैसुरीना, नीपा, एगार, ताड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपका सत्य कथन है। तो 2 और 3 आपका सत्य कथन है, तो 2 और 3 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आप देखो एक ऑप्शन नंबर 1 में वापस आते हैं। ये वन भारत में 6,740 किलोमीटर वर्ग में नहीं, ये कितने आपके 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ये विश्व के मैंग्रोव वन का लगभग 12% नहीं रखते हैं। कितना प्रतिशत रखते हैं, आपके 7% रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अब सही हो जाएगा। एनालिसिस हो गया ऑप्शन नंबर 1 का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बुद्धि जीवन की नई समस्या परिस्थितियों के प्रति सामान्य वियोजनशीलता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, स्पेनमैन ने दी थी, स्टर्न ने दी थी, वेस्लर ने दी थी या बिने ने दी थी। तो 34 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टर्न मोदे ने दी थी आपकी ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बुद्धि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धि के बारे में कथन दिया हुआ है और उनमें से सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। ये तो बुद्धि लिंग भेद नहीं करती। तो बुद्धि आपकी 35 में देखो लिंग भेद नहीं करती है, ये आपका उनका सत्य कथन है। बुद्धि में परिमार्जन व परिवर्तन असंभव है। तो देखो बुद्धि में परिमार्जन और परिवर्तन क्या है आपका, संभव है, असंभव नहीं है, क्या है, संभव है। तो हमें सही नहीं है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर हो जाए। बुद्धि केवल ज्ञान स्मृति नहीं है। देखो बुद्धि केवल ज्ञान और स्मृति पर आधारित नहीं है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जा सकती है। यस,
बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जा सकती है। जैसे आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसका आकलन आपके बोलने से ही पता चल जाता है, आपकी बुद्धि से ही पता चल जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर 36 आपका एक कोट है और हमें उस सत्य कोट का चयन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सही सम्मिलित कर सत्य कोट का चयन करना है हमें। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। तो देखो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत दिया था आपके लुई थर्स्टन ने, या हार्वर्ड गार्डनर ने, या G.H. थॉमसन ने, या थॉर्नडाइक ने। तो आपका समूह कारक दिया था आपका लुई थर्स्टन महोदय ने। स्पेलिंग सिद्धांत दिया था आपका G.H. थॉमसन महोदय ने। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने और बहुकारक सिद्धांत दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। जेपी गिलफोर्ड जी की परिभाषा है। जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया विमा का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है इनमें से? 237 में मूल्यांकन इनका भाग है, संज्ञान भी इनका भाग है और स्मृति धारणा भी इनका भाग है, लेकिन दृष्टि इनका भाग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है, कौन सा है आपका? वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण नहीं, आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है? एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये तीनों आपके क्या है? आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। एक 25 वर्षीय लड़का जिसकी IQ 64 है, तो उसकी मानसिक आयु होगी, तो स्टर्नबर्ग के फॉर्मूलेशन निकालो, क्या होगी आपकी? 16 वर्ष होगी। पता नहीं चलेगा 16 की सही, तो बता देता हूँ। देखो IQ दे रखा है आपका 64, IQ 64। मानसिक आयु में याद करनी है ME। CA दे रखा है अपना 25, इंटू होता है 100, 25 चौका 100 और 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 6 चौका 24, 16। तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी आपकी? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखो। निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थी की सृजनात्मकता में रुकावट है? अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थी की सृजनात्मकता में रुकावट है? नवीन कार्य करने पर शिक्षक छात्र की प्रशंसा करें? नहीं, यह उसका रुकावट नहीं है। शिक्षक को नवीन विधि की अपेक्षा परंपरागत विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह रुकावट है। यदि आप परंपरागत विधि का उपयोग करेंगे नवीन ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएंगे विद्यार्थी, और जो अध्यापक है उसकी जो सृजनात्मकता है उसमें क्या हो जाती? रुकावट हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई। 41 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 41 है, संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संवेगात्मक बुद्धि आपकी उसका योग्यता मॉडल है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपका सेलोई या मेयर द्वारा, डेनियल या गोलमेल द्वारा, मैन द्वारा, बेन पाल्मर द्वारा, या यू बेन बार द्वारा। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेलोई और मेयर द्वारा कौन सा मॉडल विकसित किया गया था? आपका योग्यता मॉडल। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। कार्य को आरंभ करने, जारी करने, नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ये आपकी परिभाषा आपकी गुड महोदय आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। शालिनी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए कठिन मेहनत कर रही है। सभी कर रहे हैं भाई, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वह इस परीक्षा में सफल होकर अपने घर वालों से व मित्रों से प्रशंसा के 2 शब्द सुनना चाहती है। ठीक है, मित्रों से तो घर वालों से तो सुनेंगे ही। ये सर्वोत्तम उदाहरण है किसका है? आंतरिक विप्रेरणा का, बाह्य विप्रेरणा का, या आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार की विप्रेरणा का, न तो आंतरिक और नहीं बाह्य विप्रेरणा का। तो 43 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाह्य अभिप्रेरणा, क्योंकि वो दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहती है। शालिनी है वो दूसरों से सुनना चाहती है, तो कौन सा हो गया आपका? बाह्य अभिप्रेरणा। वो मन ही मन खुश नहीं हो रही है, मन ही मन खुश होती है तो कौन सा आता है आपका? आंतरिक अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। विलियम मैकडूगल
द्वारा प्रस्तावित मूल प्रवृत्ति वह सव्य का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई थी आपकी? 14 मूल प्रवृत्ति दे रखी है और सव्य दे रखा है। तो देखो निवर्ती का क्रोध नहीं होता, युतसुसु का होता है शायद, युतसुसु ऐसे ऐसे होता है, वो मेरे से लिखना नहीं आता, युतसुसु ऐसे होता है, आपको याद होगा। तो आपका सव्य ये नहीं है निवर्ती का, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। यही शरणागति का क्या है? करुणा। जिज्ञासा का आश्चर्य। गौरव का क्या है? आत्म अभिमान है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, याद होना जरूरी होता है, लिखना तो फिर सीख जाएंगे हम। 45 देखो, मेस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता में सोपानिकी का सर्वोच्च चरण कौन सा है? जो मेस्लो था उन्होंने आवश्यकता का सोपानिकी सिद्धांत दिया था। कौन सा? आवश्यकता सोपानिकी सिद्धांत। उसका सर्वोच्च चरण कौन सा था? आत्मानुभूति या आत्मसम्मान प्रेरक या स्नेह लगाव प्रेरक या सुरक्षा प्रेरक? तो सबसे सर्वोच्च स्तर कौन सा था उनका? 45 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आत्म अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, किसी वस्तु या घटना के प्रति लगाव प्रकट करने का गुण है? अभिसमता, अभिरुचि, अभिवर्ती या सृजनात्मकता? तो 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिरुचि। किसी वस्तु या घटना के प्रति लगाव प्रकट करते हैं ना। मान लो कभी मैं जोधपुर स्टेट पर जाता हूँ तो मुझे वहाँ के समोसे अच्छे लगते हैं, लगाव होता है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, निम्न में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? तो बताओ भाई, अभिवर्ती के संदर्भ में सही है। ये अंतर्जात होती है। देखो अभिवर्ती कभी भी अंतर्जात नहीं होती है, तो ये तो सही नहीं है आपका। इसमें परिवर्तन संभव, यस अभिवर्ती समय अनुसार परिवर्तन होती रहती है, तो ये परिवर्तन तो संभव है। इसमें केवल संज्ञानात्मक पक्ष शामिल होता नहीं, संज्ञानात्मक मानसिक सभी शामिल होते हैं, क्रियात्मक। तो ये भी गलत हो गया आपका। ये स्थायी नहीं होती, परिवर्तनीय है। तो अभिवर्ती क्या है? परिवर्तनीय है, स्थायी नहीं होती। तो 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, अभिसमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अपनी अभिसमता है उसके लिए निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यह बुद्धि से संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित है अभिसमता। यह संवेगात्मक प्रवृत्ति है, ये एक संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है, ये भी आपका सही है। इसका मापन संभव नहीं है, नहीं अभिसमता का मापन है वो क्या है आपका? संभव है, तो सही नहीं है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 3 ऑप्शन नंबर 3। इसकी प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, अभिसमता की प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 48 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, यदि व्यक्ति के स्वयं के प्रति विचार, दृष्टिकोण, अन्य के मत, मूल्य व विश्वास से प्रभावित होते हो तो वे किस प्रकार के आत्म प्रत्यय हैं? स्वतंत्र, आश्रित, अंतर्निर्भर या सामाजिक? तो कौन सा आत्म प्रत्यय होगा इसमें? 49 में देखो ऑप्शन नंबर 3 अंतर्निर्भर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका, विलियम जेम्स के अनुसार, विलियम जेम्स कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। आत्म प्रत्यय का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है उनके अनुसार आत्म प्रत्यय का भाग? तो 50 में देखो, आध्यात्मिक आत्म ये उनका भाग है, सामाजिक आत्म ये भी उनका भाग है, भौतिक आत्म भी उनका भाग है, आर्थिक आत्म उनका भाग नहीं है आत्म प्रत्यय का। तो आंसर हो जाएगा उनके अनुसार आत्म प्रत्यय भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? आर्थिक आत्म। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर 50 में। क्वेश्चन नंबर देखो 51, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सर्वोत्तम किसने दिया था? जो बुद्धि लब्धि है उसका संप्रत्यय सर्वोत्तम किसने दिया था? टर्मेन दिया था, स्टर्न ने दिया था, बिन्ने दिया था या थर्नडाइक ने दिया था? तो 51 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका अल्फ्रेड बिन्ने होते ने, अल्फ्रेड बिन्ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, निम्न में से किस चित्र शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो पीला और लाल रंग की चित्र शैली का प्रमुख रंग है भाई। देवगढ़, उदयपुर, मारवाड़ या अलवर? तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़। और लाल और पीला किसका है? जिसका फर्स्ट भाग पीला हो, आपका मेवाड़ का, मेवाड़ चित्रशैली का। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सत्यकूट का में चयन करना है। सूची फर्स्ट में चित्रशैली दे रखी है और सूची सेकंड में चित्रकार दे रखा है। तो देखो मेवाड़ चित्रशैली से कौन थे?
तो कृपाराम और शिवदयाल थे। जयपुर चित्रशैली से उदय और मोहम्मद शाह, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नाथद्वारा से नारायण चतुर्भुज, देवताओं के नाम है वो कौन सी चित्रशैली से थे? नाथद्वारा चित्रशैली से। अलवर से नंदराम और सालिंगराम, सालिंग नाम इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका 53 में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से गणगौर की सवारी जौहर की ज्वाला नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए थे? गोवर्धन लाल जोशी, रामगोपाल विजयवर्गीय या देवकी नंदन शर्मा या परमानंद चोयल? तो किसके द्वारा चुराए गए थे आपके? गोवर्धन लाल जोशी। 54 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देवकी नंदन शर्मा थे, वो पक्षियों के चित्र बनाते थे, पक्षियों की चित्र। पूछा हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी, देवकी नंदन शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, जीवित पक्षियों के चित्र बनाते थे, ऐसे उसे सजीव सा वर्णन दिखता था, ऐसा क्वेश्चन था वो। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का में चयन करना। जो कच्ची घोड़ी नृत्य अपना शेखावटी का प्रसिद्ध है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। होली के दिनों में किया जाता है, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए जो नृत्य पूछा है उसके बारे में। तो देखो एक व्यवसायिक नृत्य है, हाँ ये एक व्यवसायिक नृत्य है। 55 में सत्य कथन नहीं पूछा है, तो एक तो व्यवसायिक नृत्य भी है। ढोल थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ये होली के अवसरों पर किया जाता है, ये भी सत्य है आपका। ढोल थाली आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, हाँ। तो देखो इसमें कूट पूछा है, तो कूट क्या हो जाएंगे 55 में? ऑप्शन नंबर 55 में हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 कैसे हुआ? होली के अवसर पर ही किया जाता है नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें तीनों आने चाहिए। 55 में देख लेना और आप सर्च मान लेना एक बार, गलत नहीं होना चाहिए। 56 में देखो कलाम वालों ने 1, 2 मान रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्न में से रणबाज रतवीर लोक नृत्य किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? कालबेलिया, सहरिया, मेव या ग्रासिया? तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेव जाति। रणबाज और रतवीर लोक नृत्य किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके मेव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मारी मिट्टीरो रंग सुरंग आ निपजे मावले, उपयुक्त मिट्टी के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? आपके दिवाली के अवसर पर, होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या गृह प्रवेश के अवसर पर? तो 57 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, निम्न में से बोली तथा व उपबोली कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो बोली दी हुई है, उपबोली दी हुई है। मारवाड़ी की कौन सी है आपकी? शेखावटी। ढूंढाड़ी की अहिरवाटी उपबोली नहीं है। 58 में 2 हो जाएगा आपका, सम्मिलित नहीं है। मेवाड़ी की दावड़ी है, मालवे की रतलामी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। जो आपकी अहिरवाटी है बोली तो आपकी कोटपुतली बेरोड वाले क्षेत्र में बोली जाती है आपकी, कोटपुतली वाले क्षेत्र में, राजस्थानी भाषा की बोली है ये। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, मारवाड़ा प्रगनारी विगत नामक रचना के संदर्भ में सत्य कथन को चयन करना है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, हाँ इसे राजस्थान का कहते हैं, गजेटियर कहते हैं। यह बाकीदास के प्रमुख रचना नहीं थी। इसे सर्वग्रह भी कहा जाता है, तो इसे सर्वग्रह भी कहा जाता है। तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा का? 1 और 3। तो आंसर हो जाएगा 59 में आपका ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने बताया था, इसके जो प्रमुख लेखक है वो लेखक कौन थे इसके? मनोत नयनसी थे, मनोत नयनसी। पिछले टेस्ट का जब एनालाइज किया था तब उसमें बता दिया था। विगत। क्वेश्चन नंबर 60 देखो अब, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हमें ग्रंथ दे रखा है और लेखक दे रखा है। ग्रंथ और लेखक, देख भरतेश्वर बाहुबली घोर
तो इसी के शालिंदर भद्र नहीं है। तो असुमलित तो कौन सा नहीं है आपका 60 में, एक ही नहीं है। प्रताप रासो की रचना किसने की थी? जाचिक जीवन ने की थी। राजप्रकाश की रचना किशोरदास आसिया ने की थी। ढोला मरोरी वात खुशाल चंद्र ने की थी। तो सुमिलित नहीं है कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बृहतेश्वर बावली गौर। जो रचना थी इसकी किसने की थी आपकी? शालिंदर सूरी ने। शालिभद्र सूरी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, रजब वाणी पुस्तक का संबंध किस पंथ या संप्रदाय से? जो रजब वाणी है उसका संबंध किस पंथ या संप्रदाय से? रामसेन से, लालदासी से, वल्लभ से, दादू से। तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपके दादू जी से। और रजब वाणी पुस्तक किसने लिखी थी? रजब जी ने लिखी थी। जो आजीवन कहाँ के थे? वो सांगानेर जयपुर के। आजीवन किसके रूप में रहते? आपके दूल्हे के वेश में रहते। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप। सम्मिलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। देखो सूरत में तो क्या आपके बालकृष्ण जी हैं। नाथद्वारा में क्या आपके? विठलदास जी। कोटा में क्या है आपके? मथुरेश जी। नाथद्वारा में क्या है आपके? विठलदास जी। कामा में क्या है? मदन मोहन जी। तो देखो आपका सम्मिलित क्या है? 1 2 3 4। तो 62 में देखो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, वह कहलाता है। पिछली बार भी टेस्ट में टूटिया के बारे में पूछा गया था, तो वो क्या कहलाता आपका? टूटिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूरी रीति रिवाज रस्म की जाती है टूटिया के अंदर, दूल्हे दुल्हन वगैरह बनते हैं। मैंने तो देखा नहीं है, सुना है इनके बारे में। निम्न में से आभूषण व अंग कौन सा युगों का सही सम्मिलित है? तो देखो नौकरी हाथ में पहना जाता है, तो सही सम्मिलित तो ये हो गया। ठीक है। रमजोल कहाँ पहना जाता है? जो रमजोल है वो आपके पहने जाते हैं पैर के अंदर। बेसर कहाँ पहना जाता है? बेसर आपके कान में पहना जाता है। और लटकन कहाँ पहना जाता है आपका? गले में। चलिए बेसर नाक में पहना जाता है। ठीक है, नाक में, लटकन गले में। तो आपका सही सम्मिलित तो कौन सा जगह पर? नौकरी हाथ पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, निम्न में से फेंटा है। फेंटा क्या है? आदिवासी पुरुषों के सिर का वस्त्र, भील पुरुषों का साफा या भील पुरुषों की धोती, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार। तो फेंटा आपके भील पुरुषों की धोती। तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भील पुरुषों का साफा। फेंटा क्या है आपका? भील पुरुषों का साफा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत के जैविक कृषि के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। यह क्लस्टर आधारित योजना है जिसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के माध्यम से जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये आपका सत्य कथन है। इसमें किसानों को 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 15,000 रुपये वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी 3 वर्षों के लिए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इस योजना का भाग है जिसके अधीन 8 राज्यों को शामिल किया गया। यह आपका सत्य है। तो केवल सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3। तो 1 और 3 कौन से में आपकी? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, भारतीय कृषि क्षेत्र वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र का योगदान बढ़ा है? फसलों का, वानिकी का, पशुपालन का या मत्स्य का? तो किसका बढ़ा आपका? ये तो पशुपालन में बढ़ा है और एक मत्स्य उत्पादन में बढ़ा है। तो 3 और 4 कौन से ऑप्शन में आपके? ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, विदेशी कंपनियों द्वारा स्थानीय बाजार में पकड़ बनाने हेतु स्थानीय परंपराओं को अपनाया जाता है। यह विदेशी कंपनियों के वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाता है? संस्कृति का सजातीकरण, संस्कृति का भूस्थानीकरण, समाज का मैकडोनाल्ड डाइजेशन, विश्व का अमेरिकीकरण। तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति का भूस्थानीकरण।
क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को में शामिल किया जाता है। जो नव उपनिवेशवाद जो है उसको बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में शामिल किया जाता है। किनको शामिल किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शामिल किया जाता है, विश्व बैंक को शामिल किया जाता है, वर्ल्ड सोशल फोरम को शामिल नहीं किया जाता, विश्व व्यापार संगठन को शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 1 69 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक गौवंश की स्वदेशी नस्ल के विकास, संरक्षण, आनुवंशिक उन्नयन व दूध उत्पादकता में वृद्धि हेतु किस योजना की शुरुआत किया गया है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, प्रधानमंत्री पशुधन बीमा योजना या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो 70 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? 329.7 मिलियन टन या 320.5 मिलियन टन, 328.8 मिलियन टन या 333.85 मिलियन टन। तो ये रहा आपका एक उत्तर में 328.8 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके बारे में असत्य कथन बताना है आपको। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। तो कब की थी? 17 सितंबर 2023 को। इस योजना का नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। यह भी आपका सत्य है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है, नहीं 2030 तक है। तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा। ये भी आपका सत्य है। तो 72 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से किस योजना को पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों के विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शुरू किया गया है? वह कौन सा है आपका? भारतमाला, भारतनेट, उन्नति या उद्योग 4.0। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 उन्नति। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। यह उद्योग भारत के निर्माण क्षेत्र में लगभग 11% इनपुट लागत योगदान देता है। वर्ष 1991 में डी लाइसेंसिंग के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश बना है। सीमेंट उद्योग वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता 427 मिलियन टन है। तो देखो हमें कथनों पर विचार करना है। तो देखो 74 में कूट आपका, तो 74 में क्या हो जाएगा आपका? केवल 1 और 2 ही सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 कौन से में? ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, परिधान क्षेत्र सहित वस्तुओं का वित्त वर्ष 2023 में जीएवी मौजूदा कीमतों पर विनिर्माण जीवीए का कितना प्रतिशत रहा है? 2.57%, 10.6%, 14% या 16.9%। तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10.6%। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ये हमने बताया था चिंतन में। जो पहले था आपका सुखविंदर सिंह सुखदेव प्रसाद, 1 नंबर पर तो यह आएगा। फिर कौन था आपका? बलीराम भगत, 2 नंबर पर यह आ जाएगा। फिर आपकी प्रभाराव या शैलेंद्र कुमार, तो शैलेंद्र कुमार 3 नंबर पर यह आ जाएंगे। और फिर थी प्रभाराव 4 नंबर पे आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के से ही पेश किया जाता है? अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 202 या अनुच्छेद 207। तो कौन से अनुच्छेद के तहत धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर पेश किया जाता है? तो 77 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 207। ऑप्शन अनुच्छेद 200 भी इम्पोर्टेंट है और 201 भी इम्पोर्टेंट है आपका, दोनों याद करना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर है। विधेयक को रोक सकता है, विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी दोस्त इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं 200 में और 201 में। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 77 नीचे 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखो,
पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है इसकी स्थापना उदयपुर में कब हुई थी? ये मैंने पिछले टेस्ट में एनालिसिस किया था तब बताया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? राज्यपाल होता है। और वर्तमान में अपने राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अपने वर्तमान में श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की थी किस राज्य के राज्यपाल के रूप में की थी? रघुबूल तिलक, कलराज मिश्र, जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में या दरबार सिंह के कार्यकाल में? तो 79 में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोगेंद्र सिंह के कार्यकाल में राजस्थान रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। और जो राजस्थान रिलीफ फंड है इसकी स्थापना हुई थी आपकी अप्रैल 1999 के अंदर, अप्रैल 1999 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही नहीं है? हमें सही नहीं है वो बताना है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 316 के तहत है। वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों को विघटित कर सकता है, विधान परिषद को विघटित नहीं कर सकता, वो 17 आसन कर सकता है, विघटित और अध्यक्ष करता है विधान परिषद का। तो सत्य तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है आपका। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्य मानव अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 165 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 81, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है आपका? 81 में आपका कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा आपका। देखो, बीकानेर राज्य का 1928 में स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये मैंने बताया था। बीकानेर राज्य का स्वयं का जो ग्राम पंचायत अधिनियम था वो 1928 का था, मैंने पीछे एनालिसिस में बता दिया था और आज कोर्ट में पूछ भी लिया कलाम ने। राजस्थान पंचायती समिति था जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए थे, ये भी आपका सत्य कथन है। रिजल्ट आया था 1960 में। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया गया था। इस समय सीएम कौन थे अपने? मोहनलाल सुखाड़िया जी और संपूर्णानंद राज्यपाल थे। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित। 1952 में लागू नहीं हुआ था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1959 में पंचायती राज अधिनियम आया था। और वर्तमान में कौन सा लागू है? वर्तमान में आपका 1994 वाला लागू है अधिनियम, ठीक है। तो असंगत सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के संबंधित है? पंचायतों की संरचना के संबंधित है आपका अनुच्छेद 243 के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 107 के तहत किन 2 पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति में कौन अंतिम विनिश्चय करता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो 83 में आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार, क्योंकि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो, 84 क्या है आपका? जिला आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति के संदर्भ निम्न कथनों को पहचानना है। संविधान के अनुच्छेद 243 जेडी में प्रत्येक जिले के लिए जिला आयोजना समिति का गठन किया जाएगा। यस, यह आपका सत्य कथन है। प्रत्येक जिला आयोजना समिति के सदस्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ये मैंने पिछले एनालिसिस में बताया था। सदस्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आ गया, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर नहीं होता, तो कौन होता है? जिला प्रमुख। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, राजस्थान के विधानसभा सदस्यों को त्याग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कोई सदस्य अपने त्याग की सूचना अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देगा, यस लेख द्वारा देगा। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो 85 में देखो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
6 में देखो क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के संचालन की जानकारी को किसी भी समय कहीं भी किसी भी के लिए सुलभ बनाने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है? ये भी एप्लीकेशन आ गई क्या? तो ये सब एप्लीकेशन कौन सी थी आपकी? NEVA, SCVA, REVA या DEVA। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा NEVA एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नवगठित विधानसभा के सदस्यों में अल्पकाल के लिए की जाती है। हाँ, अल्पकाल के लिए जाती है और सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर को क्या दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। प्रथम राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह मसूदा थे। नारायण सिंह मसूदा नहीं थे प्रथम विधानसभा में। 16वीं विधानसभा राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे। प्रथम में कौन थे? संग्राम सिंह थे आपके, संग्राम सिंह। तो 1 और 2 सत्य हैं, तो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य हो जाएगा 87 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हो सकती है? 30, 40, 50, 60। तो न्यूनतम, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो 40 सदस्य न्यूनतम होने ही चाहिए आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में राज्य की उपक्रम समिति का अध्यक्ष कौन है? टीकाराम जूली, कालीचरण श्राफ, हरीश चौधरी या श्रीचंद करपलानी। तो 89 में आपका आंसर हो जाएगा कालीचरण श्राफ उपकरण समिति के। और प्राकलन समिति का के कौन है? पिछले टेस्ट में बताया था, कमेंट में बताएंगे, और ख का भी क्वेश्चन बताएंगे, कमेंट में आंसर देंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्राकलन समिति क और ख। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 173। तो 90 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 171 में क्या है? सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 24 जुलाई को मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी रिन्यू के 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र वर्चुअली उद्घाटन किया गया। ये संयंत्र किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो ये संयंत्र आपके स्थापित है आपके ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, पेरिस पैराओलंपिक 2024 के संबंध में युगों पर हमें विचार करना, खिलाड़ियों संबंधित खेल देखना है। उपयुक्त में से कौन से सही है, कितने सही है, सम्मिलित है? तो देखो, 92 में अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? मोना अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? सुंदर सिंह जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। तो देखो 2 तो सही हो गए, तो 92 में क्या आ जाएगा? 2 युग्म में सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रारंभ में की गई योजना के अंतर्गत देय प्रतिरोधक राशि है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो 93 में हो जाएगा आंसर नंबर 1 आपका 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, संपूर्णता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। यह अभियान नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया गया। सही है ये। यह अभियान राजस्थान में 5 आकांक्षी जिलों व 27 आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया गया। यह भी आपका सत्य कथन है। तो सत्य पूछा है हमें, तो 1 और 2 दोनों सत्य, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 95 देखिए क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की किस IT प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया था? चक्षु, त्वरित, ई साक्ष्य या सी विजिल। तो 95 पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 त्वरित। क्वेश्चन नंबर 96 देखो,
केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रहलाद सिंह जोल्डा को किस कृति के लिए वर्ष 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? मारी डाणी, सरोकार, शुद्ध सोंदू जग आग्नेय, पलकती प्रीत। तो कौन से के लिए दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह जोल्डा को? तो ये दिया गया आपके मारी डाणी के लिए। प्रहलाद सिंह जोल्डा की कृति है कौन सी? मारी डाणी। इसके लिए उनको 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 देखो। 20 अगस्त को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान के किस स्थान पर वर्चुअली जन पोषण केंद्र का उद्घाटन किया है? नाथावाला, शाहपुरा जयपुर, काकाणी लूणी जोधपुर, बरवास उनियारा टोंक, सिंगाना बुआना झुंझुनू। तो 97 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाथावाला, शाहपुरा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 98 देखो। हाल ही में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? मानवेंद्र सिंह को, रोहित सिंह को, नटवर सिंह को या विनीत कुमार को? तो 98 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानवेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिकों पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपका वो प्रस्तावित किया जाना है जयपुर या अजमेर या उदयपुर या जोधपुर। तो कहाँ स्थापित है आपका? जयपुर के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अंतिम क्वेश्चन देखिए मेजर 2 का 100वां क्वेश्चन। परिवर्तित बजट 2024-25 के तहत शुरू की जाने वाली गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ या 125? तो ये किया गया आपका 75 करोड़। ये टेस्ट आपका मेजर 2 कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन हम 1 से 8 टेस्ट कर चुके हैं, 2 मेजर टेस्ट कर चुके हैं और कल करेंगे हम माइनर टेस्ट 9 उसका एनालिसिस। तो दोस्तों पेपर एनालिसिस का कितना फ़ायदा हो रहा है ये आप ज़रूर बताएगा। और आने वाले एग्जाम में जो संस्कृत की एग्ज़ाम होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेपर एनालिसिस से कितने क्वेश्चन पढ़े, कोशिश करेंगे बताने की। ये पेपर अपने चैनल पेपर एनालिसिस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।